बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से अहम मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई, जबकि नवाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इनकलाब के लिए नहीं बल्कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। दूसरी जानिब PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुक्म इम्तना की हुकूमती दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, PTI लॉन्ग मार्च को लेकर जहां PTI इस वक्त तैयारियां कर रही है, वहीं हुकूमत भी भरपूर इंतजामात इस हवाले से कर रही है कि कोई बदमज़गी ना हो या मामलात जो हैं वो इंतशार की तरफ ना जाएं। क्या देख रहे हैं आप कि क्या ये मामलात, ये सियासी मामलात जो है ये कहीं जाके संभल पाएंगे या खुदा न ख्वास्ता कोई इंतशार के असरात नज़र आ रहे हैं आपको? सबसे पहले तो जी ज़रा अर्शद शरीफ शहीद के जो कल रात गए, उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंची थी और आज उनका पोस्टमार्टम हुआ दोबारा और पिम्स हॉस्पिटल में, और कल उनकी तदफीन। आज किसी वक्त उनके जो साहबजादे हैं वो कनाडा से आ जाएंगे। छोटा बच्चा है, वो पढ़ रहा है वहाँ पे, मतलब है कि मेरे ख्याल से A लेवल्स या ऐसे। और इसमें फिर आज एक टीम जो है, तहकीकाती टीम भी जो है वो कीनिया रवाना हो गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं सिर्फ कि बहुत से अक्सरियत हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनका कहना यह है कि अर्शद शरीफ साहब का जो कत्ल की गुत्थी है वो बिल्कुल एक कमीशन बन जाएगा और ऐसे बिल्कुल जो है वो उसको तलाश नहीं किया जा सकेगा। लोग वो लियाकत अली खान की शहादत से शुरू करते हैं और आज तक आ जाते हैं कि जी कैसे बड़े बड़े वाक़यात पेश आए और कभी भी कमीशन बना, कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये गुमान है कि हम अर्शद शरीफ साहब के कातलों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी इस बात का भी कुछ अंदाज़ा है कि शायद कुछ मैं आपको बताऊं, असल में होता ये है कि एक तो आज की हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ पर एक फील्ड है जिसको कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल मैप्स, गूगल अर्थ, फेसबुक पेजेस, जो सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ, वहाँ पर बैठकर आप इंटेलिजेंस, मतलब ये बाकायदा एक फील्ड है इंटेलिजेंस की कि जिसमें आप जो यानी इंटेलिजेंस या जासूसी या जो भी, अगर आप सिंपल वॉच करते रहें इसको तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो अभी बाकायदा एक फील्ड है कि आप फेसबुक पेज, उसकी ट्विटर अकाउंट, वो यूट्यूब, गूगल, क्या सर, तो यानी उसके लिए आपको जो है ये इसके बाकायदा कोर्सेज या बाकायदा इसका एक सब्जेक्ट है पूरा इंटेलिजेंस का। लेकिन इसका जो है ओपन सोर्स में ये है कि आम शहरी भी बैठ के, आम लोग भी ये उन्होंने देख लिया कि जी वो फलानी जगह पे ब्लास्ट हुआ है जी। और जो किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बाद में पता चला और कहाँ ब्लास्ट हुआ है। इवन ये जो न्यूक्लियर में जो आग लगी, ईरान का एक वाकया पेश आया मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले। तो इससे पहले कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको रिपोर्ट करती हैं, उसको 1-2 लोगों ने, क्योंकि वो पूरा देख रहे थे बैठ के मैप्स और ये स्टडी कर रहे थे, 2 नौजवान। तो 2-3 बातें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जो अर्शद शरीफ साहब के जो उनके साथ रहे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा इन तमाम सालों में, मैं अर्शद शरीफ साहब के घर मुसलसल जाता रहा हूँ और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त मजमा है, क्राउड है, उनके चाहने वाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कुछ ऐसा माहौल है वहाँ पे कि उनके जो सवाए काशिफ अब्बासी साहब जो मुसलसल वहाँ पे हैं, पुराने दोस्तों में, नहीं तो बहुत से उनके चाहने वाले हैं जो पिछले चंद, मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने दोस्तों में से, यानी जिनके साथ वो यहाँ पर कई बरस से उनके साथ थे, तो वो वहाँ जाके अनईज़ी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा
और ये मैंने खुद देखा है। एक तो आमिर मतीन साहब ने उसका जिक्र भी किया अपने ट्वीट में, लेकिन मैंने भी देखा है कि वहाँ पर ये इस तरह से हो रहा है और उनकी फैमिली भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। और मैंने जब उनके बेटे से कहा कि आशीष के शहीद के बेटा एक तस्वीर आपके साथ में, तो बेटा इतना बहुत प्यारा बच्चा है वो, तो वो कहता है कि अंकल नहीं मैं तस्वीर नहीं उतरवाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल से मुझे बहुत तंग कर रहे हैं लोग तो मेरी तस्वीर के लिए। मतलब पता चला कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने, उनके बच्चे भी और सब परेशान है, ताज़ियत तो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो वहाँ पर वो और भी जो है ना वो बहुत ऐसा माहौल है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कल तदफीन के बाद जो है शायद वो जो है उनके अहले खाना को थोड़ा सा लोग उसमें जो ध्यान करेंगे कि उनकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। कातिलों तक क्यों मैं की बात कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो मुशाहिदा जिसको कहते हैं, ये तो वैसे मेरा नाम शाहिद है तो चलें जी, लेकिन होता ये था कि हम जब हमने मेडिकल पढ़ी तो उसके बाद जब हम इमरजेंसी वार्ड में बैठते थे तो अक्सर ये होता था कि कोई यंग बच्चा या बच्ची वो दाखिल होते थे इमरजेंसी वार्ड में, और ये होता था कि उनका सुबह इम्तिहान है और अचानक उनको रात को अपेंडिसाइटिस का पेन हो गया और उनके पेरेंट्स ला रहे हैं उनको, बच्चे को उठा के कि अपेंडिसाइटिस हो गया है, और बच्चे ने हाथ रखा हुआ है, बच्चा तड़प रहा है, गिर रहा है कैजुअल्टी में, वो इमरजेंसी में, और इधर उधर उसको बेचैन है बच्चा। तो उसको हम, बच्चा या बच्ची जो सुबह इम्तिहान है, परेशान है सारे, तो अब इम्तिहान कैसे देगा बच्चा, क्या होगा, तो फिर हम उसको बच्चे को ज़ाहिर है वहाँ ऑब्जर्वेशन में रख के उसके टेस्ट वगैरह सारे करवा के उसको एग्जामिन करते थे, टेंडरनेस है, पैल्पिटेशन वगैरह जो भी तरीका, और उसके बाद टेस्ट वगैरह आता था। लेकिन फौरी तौर पे देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इस बच्चे को अपेंडिसाइटिस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट होता है वो कभी दर्द से हिलता नहीं है, क्योंकि जब हिलता है वो तो अपेंडिक्स का दर्द बढ़ता है, तो वो अपनी जगह पर ऐसे साकत रहता है। ठीक हो। जो इस तरह से बहुत तकलीफ होती है तो उसमें रीनल कोलिक यानी किडनी का पेन या कोई और, अपेंडिसाइटिस में वो कोशिश करता है कि मैं हिलूं भी ना। तो फिर ये होता था कि जब टेस्ट वगैरह नॉर्मल आ जाते थे तो हम खामोशी से जाके उस बच्चे से बात करते थे एज अ डॉक्टर कि बेटा सुबह आपका इम्तिहान है, कोई मसला है, आपको अपेंडिक्स तो नहीं है, या वो कहता था नहीं मुझे है, तो कहते चले अभी ऑपरेशन कर देते हैं आपका, तो वो 1 मिनट ठीक हो जाता था। कहता था कि प्लीज़ मेरे अम्मी अबू को ना बताएं बस, तो हम उसको कहते थे ठीक है बेटा ऐसे। तो वो यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल चल रहा है इस मामले में एबनॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ हैं जो अभी सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये जो तोते हैं, एक खुर्रम अहमद और एक वकार अहमद, एक उनमें से ऐसा है जो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ठीक है, और एक है वकार अहमद। अब ये है वकार अहमद की तस्वीर। ये वकार अहमद जो है, अब ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, यानी मैं इनके पहुंच गया हूँ, जो इनका लिंक्डइन अकाउंट है इंस्टाग्राम, मैं इनका पहुंच गया, उनकी मैंने प्रोफाइल निकाल ली है। ये जो मौसूफ हैं ये अब अगर सामने आए, क्योंकि ये उस जगह के जो एमओ डंप है, यानी एमओ डंप अगर हम नक्शा देखें कीनिया का तो मगादी शहर जो है, मगादी शहर ये बड़ा खूबसूरत शहर है। ये 2 नहरें हैं, तो एक नहर तंजानिया की तरफ से आ रही है, एक नहर जो है वो ये जो लेक नेट्रन है, ये जो नजर आ रहा है नीचे, ये तंजानिया है नीचे, ये किलिमंजारो लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा ज़बरदस्त मूवी भी थी। अच्छा, और एक तरफ इसके जो है दूसरी नहर है जो कि, तो ये नहरों के बीच में बना हुआ शहर है और बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वो समझे रिसोर्ट्स हैं, लोग यहाँ ठहरते हैं, बहुत सेहत के लिए बड़ी खूबसूरत जगह। ये मैं आपको शहर दिखा रहा हूँ, यानी ये कोई वीराना नहीं है, ये आपको मैं मगादी बता रहा हूँ मैं। ये पीछे नहर है और इसको सोडा लेक कहते हैं। अच्छा। यहाँ पर सोडा की, क्योंकि वो बुलबुले से बने होते हैं पानी में ना, तो बड़ा खूबसूरत ये वहाँ के होटल्स हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मगादी शहर जो है वो कोई वीराना नहीं है। लेकिन उस शहर में एक एमओ डंप है। एमओ डंप जो है वो ऐसी जगह है जहां पर
आप ये समझ लें कि असलहा वहां पे फरोख्त होता है, ये रोड जा रही है और ये जो है ये वहाँ मतलब है कि वहाँ पर शूटर्स आते हैं, वो असले की प्रैक्टिस करते हैं। ये एमओ डंप है। अच्छा। अरशद शरीफ इस एमओ डंप में थे। सही। अरशद शरीफ इस एमओ डंप में थे उस दिन। और ये जो एमओ डंप है, यहाँ पर वो उनकी जो फोर्सेस हैं, उनके जो आप समझें कि पुलिस के लोग हैं या जो प्राइवेटली आप उनको पे करें तो वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप शूटिंग करें। फिर इसके अंदर ही एक सड़क बनी हुई है एमओ डंप की। अगर हम गूगल अर्थ पे चले जाएं और एमओ डंप को करें तो उसमें पूरी आपको एक सड़क नजर आती है। तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, इसको हर शख्स देख सकता है। अब ये अरशद जो है ये एमओ डंप में क्या कर रहे थे, यानी ये किसी घर में नहीं थे, ये एमओ डंप में थे। नैरोबी से मगादी गए हैं और मगादी में एमओ डंप पे इन्होंने क्याम किया और एमओ डंप से फिर ये खुर्रम अहमद के साथ वापस आ रहे थे, जिसको शुरू में कहा गया कि वो अरशद शरीफ का भाई है। वो अरशद शरीफ का भाई तो नहीं है, तो खुर्रम अहमद कौन है? ये उस एमओ डंप की तस्वीर है, ये जो हमने पहले दिखाई है, और ये गाड़ी। अच्छा, तो अब खुर्रम जो है, वो जो खुर्रम जब अरशद शरीफ को गोली लगती है तो खुर्रम अहमद साथ वाली सीट पे हैं, जिनको खराश भी नहीं आती। लेकिन अरशद शरीफ को गोली जो लग रही है वो ड्राइवर की साइड से लग रही है। तो कम से कम कोई इतनी गोलियां अगर चली हैं तो कोई खराश एक आध तो आनी चाहिए थी। तो ड्राइवर क्या नीचे उतर गया थे खुर्रम? उसने यानी क्या वो कॉम्प्रोमाइज था? कहां पे है वो खुर्रम? इस वक्त जो कीनिया की पुलिस है उसका ये कहना है ऑफिशियली कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि उसको तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है खुर्रम को। खुर्रम जो गाड़ी चला रहा था वो बैठा हुआ ड्राइविंग सीट पे और गोलियां ड्राइविंग सीट से आ रही हैं, उस तरफ से नहीं आ रही। यानी ड्राइवर क्या उतरा है और उसने कहा है कि या उतार लिया गया है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इस मरहले पे, क्या उतारा गया है या उतर गया है या क्या। और फिर यहां से गोलियां चली हैं और पहले ये था कि चारों तरफ गोलियां हैं, फिर उसको दूसरी तस्वीर आई वो। लेकिन बहरहाल ये तयशुदा बात है कि अच्छा, अब खुर्रम ने किसको फोन किया? खुर्रम ने फोन किया उस एमओ डंप के मालिक को, यानी वकार उसका मालिक है। अच्छा, वो जो हम बात करें दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आदमी उस एमओ डंप का मालिक है जो कि कीनिया में ही पैदा हुआ, लेकिन उसकी फैमिली कराची से है। क्योंकि उसका जो प्रोफाइल आ रहा है सामने, तस्वीर भी उसकी आ रही है, उसका प्रोफाइल भी आ रहा है। वो जो है वो अपने आप को, वो यहां पर जो रिसोर्ट बना हुआ है, लेकिन ये जो एमओ डंप है वो अपने आप को इसका ओनर भी कह रहा है। ये कीनिया में ही चूंकि पैदा हुआ इसलिए कीनिया का नेशनल भी है यकीनन। और हम चाहेंगे कि अगर वो वहां पे जेर तफ्तीश है या नहीं या क्या, लेकिन वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को भी ये ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ठीक है। और जाहिर है कि वहां पर जो हालात हैं वो पैरामिलिट्री वगैरह, इनका काम अच्छा हो, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं प्रोफाइलिंग कि अरशद वहां पे कौन उनको लेके गया। मैंने अब ये बात ये नहीं कि उनको कीनिया कौन लेके गया, उनको कीनिया में मगादी के एक ऐसी जगह पर जहां पे उनसे कहा होगा कि यार अरशद, देखें अरशद को जितना हम जानते हैं, अरशद बहुत अच्छा, यानी मतलब कि यार बोर हो रहे हो, चलो गाड़ी में चलते हैं यार, वो दिखा के लाते हैं, तो बंदा बैठ जाता है कि यार चलें आप। अरशद को लेके गए एमओ डंप पे। एमओ डंप वो जगह जहां पर असला फरोख्त होता है, जहां शूटिंग क्लब्स हैं, जहां पर, और वो रात के वक्त फिर जब वापसी हो रही है तो अरशद शरीफ को रास्ते में रोक के शहीद कर दिया जाता है। और ये जो साहब हैं खुर्रम, ये सारे इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है कीनिया में। और यहां से जो टीम गई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो, चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये भी हो सकता था कि नामालूम अफराद ने एम्बुश किया, ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों नोन, यानी दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं। सही। अब वो जो वकार है जो कि एमओ डंप का मालिक है, उसने उससे कहा, ये नहीं कहा कि तुम उसको वहां ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, उसे कहते मेरे पास ले आओ। यानी वो इतनी बड़ी कोई तोप चीज है कि गोली सर पे लगी हुई है और खुर्रम जो है वो बजाय इसके कि हॉस्पिटल की तरफ दौड़े एक जख्मी शख्स को लेके, उनके तो इंतकाल मौके पे हो गया था, लेकिन वो बजाय इसके कि हॉस्पिटल जाए वो फोन कर रहा है वकार को, और जिसको नगार नगार कर रहे हैं वो वकार है। वो वकार को फोन कर रहा है और वकार कह रहा है इसको मेरे पास ले आओ अरशद को। अरशद को वो लेके वहां जाते हैं और फिर वो दोनों लेके हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है।
यानी एक आदमी के सर में गोली लगी और ये पूछ रहे हैं उनके, और किससे पूछ रहे हैं? वो एम्बो डंप के मालिक से, जहां पर शूटिंग और जहां पे वो असलहा और फैक्ट्री का प्रोफाइल और वो पूरी एमओ डंप जो है ये एक कंपनी है। अगर आप वेबसाइट पे चले जाएं जी। और एमओ डंप यानी इम्यूनेशन को डंप करना ऐसे ही, लेकिन एमओ डंप वेबसाइट पे चले जाएं, एमओ डंप कीनिया आप गूगल करें तो आपको फौरन वो कंपनी का प्रोफाइल मिल जाएगा, एमओ डंप कीनिया। तो ये एक तो ये हो गया। तो ये जो है ना, ये अब 2 लोग वहां मौजूद हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें कोई लगता है कि ऐसी शख्सियात हैं जो अरशद शरीफ साहब के बहुत अरशद शरीफ साहब के करीब के लोग हैं। उनके दोस्त भी नहीं हैं, उनके अहले खाना भी नहीं हैं। कोई ऐसी शख्सियात हैं जो अरशद शरीफ साहब को जिनकी लोकेशन अरशद शरीफ कहाँ हैं, अरशद शरीफ ने कहाँ मूव करना है, वो लोकेशन उस बंदे ने दी है। ठीक है, यानी कि मुखबरी के इम्कान। जी बिल्कुल बिल्कुल इम्कानात हैं, और मैं उसकी आने वाले दिनों में बात आगे चलेगी। ठीक है, आज गालिबन कुछ देर के बाद मैं इंतज़ार करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि फैसल वाडा साहब आज कोई बात करेंगे। फैसल वाडा साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो कह रहे हैं कि मैं इंकिशाफात करने जा रहा हूं अपने दोस्त अरशद शरीफ के बारे में। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उन 2-2.5 आस्तीन के सांपों का जिक्र करें ना करें, अरशद शरीफ के हवाले से उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो इल्म है, इंफॉर्मेशन है, सॉरी नॉलेज के साथ में मिक्स। एक तो इन्फॉर्मेशन को लोग नॉलेज कह जाते हैं तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। नॉलेज वो है जो कि इल्म होता है, और इन्फॉर्मेशन ये जो हम टीवी पे सुबह शाम, ये इसका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो एक तो बात ये होगी जी, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर उसके बाद एक नुक्ता ये आ रहा है कि चंद रोज़ पहले एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, मैं 2-3 कॉन्फ्रेंसेस थी, तो मैं खैर इस पर जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा उसको इंटीमेट ज़रूर करूँगा। तो 2-3 ममालिक जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। ये साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मीडिया की और बाकी, तो उसमें से एक जो जगह थी वो स्पेन भी थी जहाँ मैंने ट्रैवल किया। इस कहानी का कोई एक किरदार ऐसा है जो कहीं स्पेन में है गालिबन। अच्छा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाहें तो इस केस को रिजॉल्व, ये इसमें बहुत कुछ। वो 2 बंदे, डाटा, अरशद की पासपोर्ट, कहां ट्रैवल किया, अरशद किन लोगों से मिला, किन से बात की, और ये जो बात हो रही है कि कहीं पर कोई, और मैं उम्मीद करता हूं कि शहजाद अकबर साहब जरूर सामने आएंगे और वो बताएंगे कि वो कहां पे हैं। शहजाद अकबर साहब खास तौर पे, उनसे गुजारिश है कि वो आके ये बताएं कि ताकि हमें, क्योंकि शहजाद अकबर साहब बहुत करीब थे अरशद शरीफ साहब के, तो वो थोड़ा सा बयान करें कि एक तो उनकी तरफ से ताज़ियत और वो सारा मामला, फिर वो बयान करें कि वो आखिरी दफ़ा कब मिले थे, कैसे मिले, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करते रहे हैं। शहजाद अकबर साहब चूंकि ग्लोबली ये ढूंढ रहे थे ऐसे रिकवरी को, तो यकीनन इनके इल्म में बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे, ये बेस भी बाहर रहे हैं। हाँ, जुल्फी तो इधर ही है, जुल्फी को मैं नहीं कहूँगा, जुल्फी बुखारी साहब, बाकी बहुत से लोग, लेकिन शहजाद अकबर साहब चूंकि उस एसेट, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज उनके जहन से, उनके नजरों के सामने से गुजरी हो जो कि इस पूरे वाक़े में हमारी मदद कर सके। तो मेरी गुजारिश होगी कि शहजाद अकबर साहब खास तौर पे इस वक्त जो है वो इसको थोड़ी सी वजाहत करें कि ये वो इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरे खेल को। वो और दीगर शख्सियात जो हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करती हैं, मतलब हर एक को, बहुत से लोग हैं, ओवरसीज तो भरा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि ये इसमें 3 मुल्क इन्वॉल्व हैं और इसमें यूएई तो ऐसे ही दरमियान में आ गया ना। असल बात तो ये है कि कीनिया उनको किसने भेजा, कीनिया का रास्ता किसने दिखाया, और कीनिया का रास्ता ना सिर्फ कीनिया का रास्ता, बल्कि कीनिया के अंदर एक साहब से मिलवा दिया जिसको कोई नहीं जानता, उनके ना उनके दोस्त जानते हैं, ना उनके घर वाले जानते हैं, किसी को पता ही नहीं खुर्रम कौन है, किसी को पता ही नहीं वकार कौन है। इनसे किसने मिलवाया जी। और फिर तो मतलब यह है कि इसमें ऐसी, और फिर टेलीफोन डाटा आज की दुनिया में
ये ओपन सोर्स जो है इसमें तो ये तो क्लोज नेटवर्क्स है ना कि टेलीफोन के डेटा लोग सुनते हैं, व्हाट्सएप पे सुनते हैं, वो क्लोज है। ये तो ओपन, मैं कह रहा हूँ ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है जिसपे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इससे ही आप इतनी सारी डिटेल अगर निकाल सकते हैं, तो फिर जो क्लोज नेटवर्क्स को, ये ओपन नेटवर्क है। क्लोज नेटवर्क का मतलब है व्हाट्सएप कॉल, सिम के ऊपर बात क्या हुई दुनिया में, तो वो सारी बातें अगर सामने आती हैं जी सर, तो अरशद शरीफ साहब के कातलों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। और मैं इसीलिए उम्मीद कर रहा हूं इस टीम से जो गई है वहां जी, और जो कीनिया की अथॉरिटीज हैं और इंटरनेशनल मीडिया पीछे लगा हुआ है, वो भी कवर कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ये दो जो है ना, जो दो तोता जिनको मैंने कहा है, ठीक है जी, अगर ये बेगुनाह हुए तो यकीनन मैं माजरत कर लूंगा। तोता कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और उनसे तफ्तीश हो रही है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले, और ये कि उनके अहले खाना को अगर हम थोड़ा सा कल के बाद थोड़ी सी स्पेस दें, जिन्होंने ताज़ियत करनी है वो जाएं बिल्कुल, लेकिन वो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वहां पर कोई मतलब थोड़ा सा स्पेस दें। कम और नहीं वो मतलब नहीं वो भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो से नहीं है, लेकिन ये कि लोग बहुत हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, चूंकि घर में कोई मर्द नहीं है कोई, तो वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको स्पेस दी जाए। सर ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो हुक्म इम्तना की हुकूमती दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मुस्तरद कर दी है, और अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी पीटीआई की जानिब से जारी हैं। क्या देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब कि क्या इन हालात में पीटीआई जो है वो इस वक्त प्रेशराइज कर पाएगी हुकूमत को कि वो अपने मुतालबात मनवा पाए या इंतखाबात की तरफ जा पाए? देखें, ये लॉन्ग मार्च की तैयारी तो भरपूर हो रही है जी सर, और इसका जो ये स्टार्ट होगा जुमे से, यानी 28 तारीख से, और ये अगले जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेगा। जी बिल्कुल, यानी एक हफ्ता जो है तक पूरा एग्जैक्ट जुमे से जुमा, क्योंकि 4 तारीख को भी जुमा तुल मुबारक, और ये जुमे को लिबर्टी से शुरू होगा दिन में किसी वक्त, और फिर हफ्ते की सुबह लाहौर से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि रात के वक्त इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सफ़र रात को नहीं होगा, सफ़र दिन के वक्त होगा, और उसके बाद वो पूरे जीटी रोड से मुख्तलिफ इलाकों से फिर वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें और फिर उसमें उस जगह पे दोनों दरख्वास्तें गई हैं पीटीआई की तरफ से, यानी धरने की भी गई है और जलसे की भी गई है, और ये वही जगह है जहां पर जो पार्क है, ये वो पार्क है जो कि G9H1 पार्क है गालिबन, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ था, या वहाँ जहां पर पहले मुख्तलिफ यहाँ जलसे वगैरह होते रहे, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासिर नहीं हुई। तो वहाँ तो दोनों जी, तो वहीं पर दोनों बिल्कुल, तो दोनों दरख्वास्तें दी हैं कि जी इसमें वहाँ पर जलसे की भी और धरने की भी। अब यहाँ पर वही सवाल पैदा होता है जो आने वाला ये हफ्ता चूंकि अहम है, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई खबरें अरशद शरीफ साहब के की जो शहादत है उसके हवाले से सामने आएंगी। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको। हम बतौर पाकिस्तानी एक इतने अपने खूबसूरत भाई को इस तरह बिल्कुल, और आज की दुनिया में कि ठीक है जहाँ पर मतलब हमारे पास कोई एविडेंसेस भी हैं, ऐसी एविडेंसेस जो कि 2 लोग गिरफ्तार हुए, ये भी नहीं कि भाग गए वो, तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि कोई सामने आएंगी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, तो ये जो आएगा यहाँ पर जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, अब इसी दौरान ये पहुंचेगा 4 तारीख को, लेकिन यकम को चाइना जा रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, और यहाँ पर ये खबर हमने बहुत पहले डिस्कस की थी, लेकिन अब हम यहाँ पर आज इस काबिल हैं कि हम आज का ग्लोबल टाइम्स यहाँ पे हम दिखा दें, और ग्लोबल टाइम्स ने आज कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना आफ्टर 20th CPC, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नेशनल कांग्रेस है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्पेशल फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट। अच्छा, तो ये ग्लोबल टाइम्स भी कह रहा है, और साथ उसके साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो 15वीं स्लाइड है कि पाकिस्तानी लीडर शहबाज शरीफ टू मेक फर्स्ट विजिट टू चाइना नेक्स्ट वीक।
इसके फौरन बाद जो जर्मन चांसलर हैं वो भी जा रहे हैं, गालिबन मैक्रोन भी जा रहे हैं। तो ये सारे, तो अब ये दौरा जब वहां पर होंगे शहबाज शरीफ साहब, तो पीछे इमरान खान साहब का यानी 2 रोजा दौरा बयान हो रहा है जी। 2 रोजा दौरे का मतलब होता है कि रात का क़याम, ठीक है, रात को अगर रुक जाए तो 2 रोजा हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आज शाम को पहुंचे और कल रवाना हो तो ये 2 रोजा कहलाता है, ठीक है। और अगर सुबह जाके शाम को वापस तो 1 रोजा होता है। इस तरह से सरकारी दौरों का को बयान किया जाता है। तो ये 2 रोजा है, तो यानी वो जाएंगे वहां पे शी जिनपिंग और उनके जो बाकी आला शख्सियात हैं उनसे मुलाकात होगी और फिर वापस आएंगे। और इस दौरान यहां पे इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होंगे। चाइना इस वक्त जो है वो, जो मैंने बात की पहले भी कि ये जो मुझे नहीं पता कि अभी तक फाइनल हुआ है या नहीं, ये जो वजीर आजम हैं और वली अहद भी हैं सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान का दौरा, लेकिन वो चूंकि इंडिया जाना है उन्होंने और लाजमन जाना है क्योंकि वो उनका अनाउंस कर दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको खत लिखा है कि जी आप इंडिया आए, तो उससे पहले एक पूरी कोशिश हो रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन क्या जब ये अदम इस्तेकाम या जो भी यहाँ पे सियासी मामला होंगे इस दौरान, क्या वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते? क्योंकि उनके दौरे से लिंक है चाइना का दौरा, उनकी इन्वेस्टमेंट और साथ चाइना की कंस्ट्रक्शन गवादर पे, यानी ये सियासत से हटके ये मुल्क का मामला है, ठीक है। और चाइना ने वो रीशेड्यूल करने $6 अरब के उससे ज्यादा के कर्जे और उसके बाद बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमिटमेंट्स हैं उनके साथ। और सऊदी अरेबिया भी, मैंने पहले भी बात की थी कि रशियन ऑयल और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो देखना यह है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर हालात अगर ऐसे होते हैं तो क्या सऊदी वली अहद और वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान आते हैं या दौरा मुलतवी हो जाता है, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होते हैं, और चाइना जो है वो किस तरह से इस बात को देखता है कि भाई आपके यहां तो सियासी अदम इस्तेकाम है। तो ये हमें बतौर पाकिस्तान ये देखना है कि ये मामला, अच्छा फिर वही बात है, देखें अब वही दोनों मामलात हैं कि इमरान खान साहब ने पंजाब की हुकूमत नहीं तोड़ी और केपी की हुकूमत नहीं तोड़ी। वहां पर इनको आज एक एज मिल रहा है कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पे साथ हैं लॉन्ग मार्च के, और केपी में तो महमूद खान साहब के वो तो कोई इश्यू नहीं होगा। सवाल इसका मतलब यह है कि वो वहां से, और जाहिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, वो वहां से निकल के इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि इससे हुकूमत कैसे गिरेगी, ये जो कैसे नहीं प्रेशर तो वो आ रहे हैं ना, वो आए यहां पे बात हुई बैठ गए, अब वो बैठ गए, धरना बैठा हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा कि पुरअमन धरना है, कोई किसी किस्म की यहां पर जो है वो बदमजगी नहीं होगी, हम पुरअमन लोग हैं। और बिल्कुल खान साहब ने क्लैरिटी कर दी ताकि कोई तीसरी फोर्स दरमियान में आके आग वाग ना लगाए, मारे, और उसको डिसोन करेगी पार्टी फौरन कि इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और करना चाहिए, बल्कि खुद पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए कि लोग ही हमारी जो और उसमें सिक्योरिटी जो है ना वो मैं असल में मुझे थोड़ा सा जो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है इसको समझने में इस प्लान के, वो ये है कि 28 तारीख से 4 तारीख तक ये सफ़र करेगा जीटी रोड पे इस्लामाबाद। तो अगर इसमें हज़ारों लोग होते हैं या लाखों लोग होते हैं तो वो रात को क़याम कहाँ पे होगा उनका, मतलब लाहौर से निकले मुरीद के, फिर वहाँ पे, और जाहिर है कि बहुत मजमा होगा, बहुत दुनिया होगी, तो रात के वक्त वो उनका क़याम सबका, क्योंकि वो तो बढ़ता जाएगा काफिला, तो जिस जगह रुकेगा कि जेहलम है कहीं और जगह, तो वहां पर जो लाखों या हजारों जो भी तादाद होगी तो उनका क़याम कहां पे होगा, ये एक सवाल है। और यकीनन इसमें यह भी देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी तो ये सारा मुंतजमीन कर रहे हैं इसका इंतजाम, लेकिन ये टाइम लंबा है, ये है पूरा 1 हफ्ता। अच्छा, और इस 1 हफ्ते में यकीनन मुज़ाकरात भी चल रहे होंगे पीछे, और वो मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे ये है कि इमरान खान साहब ने इस असेंबली को जो है वो डिसॉल्व करवाना है, और वो डिसॉल्व करवाना है उन्होंने नवंबर के फैसले से पहले जी। अब नवंबर के फैसले से पहले हुकूमत अगर कहती है कि जी आप बैठे रहें, और मतलब है कि 4 तारीख हो गई है, आप आए इस्लामाबाद, आप बैठे कुछ दिन और, तो फिर इमरान खान से हिकमत अमली क्या है। तो अब ये यहां पर प्रेशर भी है, फुल प्रेशर, पब्लिक वो प्रेशर तो देखें उसमें आ गया सामने, वो जो रिजल्ट्स हैं जो कौमी असेंबली के आए हैं उसमें तो पब्लिक ने अपना दे दिया ना नुक्ता नजर कि वो, और भारी अक्सरियत से स्वीप किया इमरान खान साहब ने।
अब मसला ये कि लेकिन उस प्रेशर के साथ जो हुकूमत के लोग हैं उनसे बात हो रही है, तो वो ही कह रहे हैं कि भाई हमें तो वो बैठ जाए आके, और वो उसी किस्म की बात बल्कि कर रहे हैं कि हम इनका खाने वाने का इंतजाम हम करेंगे। मतलब वो भी एक वही बात जो इमरान खान साहब नहीं करते थे कि इनको बिस्किट बिस्किट मैं भेजूंगा, वो कह रहे हैं कि अब इनको खाना बिस्किट बिस्किट हम इंतजाम करेंगे, बैठे रहें। इससे हुकूमत कैसे गिरेगी और कितने दिन बैठेंगे और क्या होगा कैसे होगा? तो ये अब एक ऐसा इम्तिहान है जो कि हुकूमत का भी है, ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, ये बूझें, ये हुकूमत का भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा ना हो, साथ ही जो सफारती मामलात हमारे बतौर रियासत चल रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और साथ ही इमरान खान साहब कैसे प्रेशर बिल्ड करते हैं हुकूमत पे, ये इमरान खान साहब तो अगले चंद दिन जो है ना, और साथ ही दरमियान में जो मुझे एक गुमान एहसास है कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई इंकशाफात मजीद शायद हों, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर हूं जी सर, कि मैं सिर्फ फेसबुक देख रहा हूं, इंस्टाग्राम देख रहा हूं, पेजेस पढ़ रहा हूं, तस्वीरें देख रहा हूं, मैच का। अभी तो जो क्लोज नेटवर्क्स हैं जिसमें मैंने आपसे कहा व्हाट्सएप कॉल्स, टेलीफोन, कुछ सिग्नल इस्तेमाल कर रहा है, कोई फ्लाई एप्लीकेशन, वो तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होता है डाटा आज की दुनिया में। सही सर, ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, यहीं से कंटिन्यू करते हैं वापस आके। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जहाँ पे हमें ये कंसर्न्स भी हैं कि सियासी तौर पर कोई अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल ना पैदा हो, वहीं पे मुआशी तौर पर भी ख़तरात हैं कि किसी तरह का नुकसान हो जाए जानी या माली, तो मुआशी तौर पर भी नुकसान हो सकता है। उनसे निपटने के लिए क्या इस वक्त रियासत तैयार है, हुकूमत तैयार है? देखें, मैं सिर्फ ये बताऊँ कि अदम इस्तेहकाम के लिए तो रियासत तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पहले ही अदम इस्तेहकाम इस नुक्ते तक जा चुका है कि आप मज़ीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकती रियासत। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मैंने पहले भी बात की कि अब लॉन्ग मार्च और अरशद शरीफ साहब का मामला, अरशद शरीफ मतलब अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल कहा, ये बात की कि उनके इल्म में है अभी अरशद शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने क्यों कहा, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या बात हुई, ये बहुत अहम है। और उन्होंने कहा अरशद शरीफ से कि बाहर जाएं, अरशद शरीफ साहब ने उनसे शेयर किया, बाकी वो बेशुमार लोगों से अरशद शरीफ बात करते थे, हर एक को पता था कि अरशद शरीफ साहब को ख़तरात उनकी जान को लाहक हैं। इमरान खान साहब इसको कैसे इस मामले को आगे लेकर आते हैं, हुकूमत और हुकूमत से ज़्यादा वो जो तफ्तीश करने वाली टीम है, वो मैंने आपसे पहले बात की ना कि कई, क्योंकि ये वक़ार और खुर्रम के साथ जाना जो है ना अरशद शरीफ को, किसने कहा कि वहाँ जाओ, और फैमिली को भी नहीं पता था कीनिया में है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, उनके दोस्तों को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता कीनिया से, क्योंकि जाहिर है कि वो अपनी जगह भी नहीं, वो मतलब इस कदर वो क्या परेशान थे कि वो मतलब वो किसी भी जगह पे जाके, और इतना मुश्किल नहीं है कि वो आप जो लोग बाहर रहे हैं वो जाके आप दुबई से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से विजिट वीज़ा ला के या कोई मतलब 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन वो कीनिया उनको क्यों कहा गया जाने का, ये जो बात है ना कि वो पेपर वीज़ा निकला, ये तो बात है, मगर ये तो फिर मालदीव भेजते, वो तो जज़ायर में ज़्यादा आराम से कुछ दिन अरशद शरीफ साहब गुजारते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह हैं, तो वहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं। और फिर ये जगह मेरी नहीं समझ में आ रही कि वो एम्बो डम से आते हुए कैसे हुआ। पहले तो ये था कि शायद कोई किसी गांव है कोई ऐसी, वो तो एक बहुत अजीब जगह है, वहाँ पे जो लोग ठहरते हैं होटल्स में, या तो वो रिसोर्ट्स हैं, या फिर ये कि वो यहाँ पे इस जो एम्बोडम कैंप है, या तो मगादी के रिसोर्ट्स में ठहरने जाते हैं क्योंकि वहाँ लेक्स बड़ी खूबसूरत हैं, या फिर इस तरह के लोग। और वहाँ पर ज़्यादातर जो है ऐसे लोग भी होते हैं जो डिफेंस के मामला तय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अम्बो डम जो है ये काफ़ी अफ्रीका के कंट्रीज़ को, तो वो भी वहाँ पर उनका भी क्या जी। अच्छा, अब ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें या जो भी कहें, तो अरशद शरीफ का तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें सामने आए। फिर उसके बाद जो है इनको ऐसा शख्स जिस पर अरशद शरीफ बहुत ट्रस्ट करते थे, उन्होंने उनको ये इल्म था ना कि वो नैरोबी में है, बाकी लोगों को तो इल्म नहीं था। अच्छा, बहरहाल फिर उसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि देखें आखिर में बहुत बैनुल-अक़वामी मामला भी हैं, लेकिन ये कि नए वज़ीर आज़म आए जो बरतानिया के, और बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं ऋषि सुनाक, वो आते ही ये गड़बड़ का शिकार, गड़बड़ क्या, वो जो अपोजिशन है उनकी या जो लेबर पार्टी है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए उन पर, ये पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, लेकिन दोबारा ये मामला जो हैं ये खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो अहलियाँ हैं
अक्षता मूर्ति ये जो हैं, ये इनका ताल्लुक ये अमीर तरीन लोगों में से एक है ये ख़ानदान। और इन्फोसिस जो है ग्रुप, उसके ये मालिक की साहबजादी हैं। तो अब इशू ये आ गया, जो 5वीं स्लाइड है कि ऋषि सुनाक जो हैं उनके पास पिछले, ये कोई पाकिस्तान जैसे इश्यूज आ रहे हैं, उनके पास पिछले साल तक, जो BBC की 5वीं स्टोरी है, पिछले साल तक उनके पास ग्रीन कार्ड था अमेरिका का, और वो टैक्स वहां जाके देते थे, टैक्स के लिए वो रखा हुआ था। और उसके बाद राइटर्स ये खबर दे रहा है कि जनाब जो 6ठी स्लाइड है, वाइफ ऑफ यूके फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीज टू स्टॉप अवॉइडिंग यूके टैक्स। वो उनके पास भी दूसरी नेशनलिटी थी, उन्होंने भी वो एक कानून का सहारा लेकर टैक्स नहीं पे कर रहे थे। अच्छा, और उसके बाद ये गार्डियन कह रहा है कि लेबर एक्यूजेस सुनाक फैमिली ऑफ अवॉइडिंग टेंस ऑफ मिलियंस इन टैक्सेस। ये अमीर तरीन शख्सियात में से हैं। और कितनी अमीर तरीन है कि जो गार्डियन है, जो 10th है, कि इनकी जो अहलियां हैं उन्होंने 10 मिलियन पाउंड तक टैक्स नहीं दिया। वो नॉन डॉम स्टेटस एक होता है जो बरतानिया में कानूनी तौर पे है, लेकिन उसका सहारा लेके उन्होंने, ये टैक्स है, ये पैसे नहीं है, ये उन्होंने टैक्स देना था। अच्छा, पैसे कितने हैं उनके पास? जो गार्डियन क्या खबर लगा रहा है आज, वो गार्डियन जो गैरवी खबर है कि ऋषि सुनाक जो है, कि सुनाक जो वजीर आजम है, क्या उनके 730 मिलियन पाउंड की जो फॉर्च्यून है उसकी वजह से वो कुछ ज्यादा अमीर नहीं है बरतानिया का वजीर आजम बनने के लिए। अब इन दोनों मियाँ बीवी जो हैं, हमारी तो मतलब देखिए बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान से भी ताल्लुक है, उधर से ताल्लुक है, मसला ये कि पैसा जो है वो रिच फैमिली, सुपर रिच फैमिली है। तो वो कह रहे हैं कि जी आप जो हैं, फिर उनकी जो होम सेक्रेटरी है उनके ऊपर भी, तो वो एक ऐसा इशू है कि अब वो कह रहे हैं अच्छा इसकी वजह से बने कि यहाँ पर तो टैक्स लगा रहे हैं अवाम के ऊपर, पब्लिक पे, और अपना टैक्स बचाने के लिए एक ने ग्रीन कार्ड रखा हुआ है, एक ने दूसरा लिया हुआ है। तो ये एक इशू खड़ा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उनका मामलात हैं ये हल होंगे, और किसी तरह से ये जो वहां पे इंतशार जो फैलता ही जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, उसको जो ऋषि सुनाक है वो किसी तरह संभालेंगे। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी पार्टी है, इससे तो बहुत कम पैसों में यहाँ पर बंदा पहुंच जाता है ऊपर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।